नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, राजस्थान जीके भूगोल की क्लास नंबर 14 है जो कि हम एनसीईआरटी और आरबीएससी की किताबों से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं। क्लास 6 टू 10th की जो किताबें हैं वहां से राजस्थान जीके पढ़ रहे हैं जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 के लिए और उसके बाद में जो थर्ड ग्रेड का मुख्य एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेहद ही उपयोगी है। साथ ही सेकंड ग्रेड की भर्ती जो लगभग 10,000 पदों के आसपास है और जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती साथियों दोनों के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए प्रमाणित किताबों से जीके को पढ़िएगा और साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हल करिएगा। वीडियो थोड़ा यहाँ पर बड़ा बनने वाला है थोड़ा वीडियो, तो वीडियो को पूरा देख करके जाइएगा और नीचे हमें अपने कमेंट जरूर करके जाइएगा। आप कमेंट में अपने विचार जरूर बता के जाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं साथियों इस वीडियो को। यहाँ पर देखिएगा आज का हमारा टॉपिक जो है उनको हम देख लेते हैं। एक तो हम राजस्थान के सभी राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पढ़ेंगे और टाइगर रिजर्व क्षेत्र जो राजस्थान में हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसी के साथ वन्य जीव अभ्यारण्यों के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, आखेट निषिद्ध क्षेत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं और राजस्थान में जो मृग वन हैं उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। कम से कम 2 प्रश्न यहाँ से आपके पूछे जा सकते हैं, तो एक ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी साथियों, वो भी पूर्णतः ऑथेंटिक। देखिएगा, हालांकि हमने राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य पढ़े थे लेकिन वो बहुत ही शॉर्ट में पढ़े थे साथियों। अब यहाँ पर ये टॉपिक लास्ट है आज का, क्योंकि इसके बाद में आपको राष्ट्रीय उद्यान, टाइगर रिजर्व क्षेत्र, वन्य जीव अभ्यारण्य, आखेट निषिद्ध क्षेत्र और मृग वन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं साथियों। 2-3 चीज़ें आपको पहले ही याद होना चाहिए। देखो, ये जो जितनी भी चीज़ें हैं जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, मृग वन है साथियों, ये क्यों बनाए जाते हैं या ये क्यों बनाए गए, इनकी स्थापना क्यों की गई, सबसे पहले इस चीज़ का जवाब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जो वन्य जीव होते हैं, वन में रहने वाले जो जीव होते हैं साथियों, इनको सुरक्षा प्रदान की जा सके, इनकी सुरक्षा की जा सके, इसीलिए इनकी स्थापना की गई है। ये आने वाले भविष्य में लुप्त न हो, कई सारी प्रजातियां मानव के कारण लुप्त हो चुकी है साथियों, तो इन क्षेत्रों में इनका शिकार वर्जित रहता है, अतः इनकी स्थापना की जाती है। इसलिए राजस्थान में 1951 में वन्य जीव एवं संरक्षण अधिनियम भी लागू किया गया था और साथ ही 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था साथियों। तो सभी का संबंध किससे है? पर्यावरण की अगर रक्षा करेंगे तो वन्य जीवों की भी रक्षा होगी। वन्य जीवों की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया भारत सरकार के द्वारा 1972 में और राजस्थान सरकार के द्वारा वन्य जीवों की रक्षा के लिए अधिनियम बनाया 1951 में। तो 51 में राजस्थान सरकार के द्वारा और 72 में भारत सरकार के द्वारा, और पर्यावरण की रक्षा के लिए 86 में बनाया गया। तीनों को ही आपको अच्छी तरह से याद रखना है, क्योंकि हो सकता है कि डायरेक्टली ही यहाँ से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए। साथियों, सरकार द्वारा वन्य जीवों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई, नेशनल पार्क जिसको आप कह सकते हो, टाइगर प्रोजेक्ट की स्थापना की गई और वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई और सुरक्षित क्षेत्र बनाए जैसे आखेट निषिद्ध क्षेत्र है, मृग वन है इत्यादि। तो साथियों, उनका संपूर्ण विवरण हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। साथियों, अगर हम बात करें सबसे पहले राष्ट्रीय उद्यान की, तो साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या मुख्य रूप से कितनी है? 3 हैं। लेकिन उसी के साथ में हम टाइगर रिजर्व की भी बात करेंगे कि भाई जरूरी नहीं है कि टाइगर रिजर्व सिर्फ राष्ट्रीय उद्यान में हो, टाइगर रिजर्व आपके अभ्यारण्यों में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। साथियों, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। इसको देखिएगा, ये कौन से जिले में स्थित है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रखा है हमने इस चीज को। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। कहाँ पर? सवाई माधोपुर में। डायरेक्टली आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो आपका सीधा सा उत्तर होगा
सवाई माधोपुर जिले में ये स्थित है। यह बाघ संरक्षण क्षेत्र है, मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान होने के साथ में ये टाइगर रिजर्व या बाघ संरक्षण भी है। मतलब राष्ट्रीय उद्यान तो है लेकिन इसमें बाघों का संरक्षण भी किया जाता है। यह उद्यान 392 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? इसका क्षेत्रफल कितना है? किसका? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल है 392 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर। विशेष तौर पे आपको इसको याद रखना है साथियों। यहाँ पर भारतीय बाघ, बगेरों व भालू को घूमते हुए आसानी से आप देख सकते हो। कहाँ पर देख सकते हो? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि सवाई माधोपुर में है। अगर आप जाना चाहते हो बाघ को देखने के लिए, बगेरों को देखने के लिए, भालुओं को देखने के लिए, तो एक बार रणथंभौर सवाई माधोपुर की सैर अवश्य करिएगा साथियों। यह राजस्थान राज्य का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। अगर राजस्थान की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा भारत का राज्य है राजस्थान, इसका सबसे पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है साथियों वो कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कहाँ पर है? आपके कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? ये मैंने निशान लगा रखा ना, लगभग यहाँ पर आप इसको मान सकते हो। यहाँ पर कोटा क्या, सॉरी, सवाई माधोपुर जिले में ये स्थित है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है और 1955 में इसे अभयारण्य घोषित किया गया था। देखो, राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान इसको 1 नवंबर 1980 में बनाया गया था, जबकि 1955 से 1980 के बीच का जो समय था साथियों, इसमें ये अभयारण्य था। क्या था? ये अभयारण्य था। जबकि 1973 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। तो बात को समझिए, रणथंभौर को सबसे पहले 1955 में अभयारण्य का दर्जा मिला, जो कि कहाँ पर है? सवाई माधोपुर में। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हुआ कि भाई बाघों का संरक्षण यहाँ पर किया जाएगा। 1 नवंबर 1980 को इसे क्या बना दिया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया साथियों। क्या बना दिया? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। वर्तमान में इसका नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कर दिया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, डायरेक्टली प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि वर्तमान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या कर दिया गया है? तो राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम कर दिया गया है। इस उद्यान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। तो देखो, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही एक मंदिर आता है गणेश जी का, किस नाम से? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर, जो कि राजस्थान ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया नहीं, बल्कि विश्व में प्रसिद्ध है साथियों। संपूर्ण विश्व में ये प्रसिद्ध मंदिर है। यह उत्तर में बनास नदी व दक्षिण में चंबल नदी से घिरा हुआ है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है रणथंभौर का, कि उत्तर में तो कहाँ से घिरा है साथियों? ये जैसे मान लीजिए कि एक ये आपके चंबल नदी निकल रही है, ठीक है, तो ये दक्षिण में तो चंबल से घिरा हुआ है और उत्तर में किस नदी से घिरा हुआ है साथियों? ये बनास नदी से घिरा हुआ है। क्लियर है सभी के? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था, जो कि राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। 1955 में अभयारण्य बना, 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट चालू हुआ और 1980 में इसे क्या बना दिया गया? 1 नवंबर 1980 को राष्ट्रीय उद्यान बना दिया गया था साथियों। साथ ही कहाँ पर स्थित है? सवाई माधोपुर में स्थित है और क्षेत्रफल कितना है? 392 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। चलिए दूसरे नंबर पे बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि भरतपुर में है। इसको घना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? घना पक्षी विहार के नाम से भी किसको जानते हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को जानते हैं। जबकि रणथंभौर कहाँ है साथियों? सवाई माधोपुर में, और केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है साथियों। इसका क्षेत्रफल 29 वर्ग किलोमीटर है। देखो उसमें और इसमें कितना अंतर है, ये तो बहुत छोटा है। मतलब 29 वर्ग किलोमीटर किसका क्षेत्रफल है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान का। यह एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट इसका यही है, सबसे इम्पोर्टेंट है ये, सबसे ज़्यादा। क्योंकि डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछ लिया कि एशिया में पक्षियों का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र कौन सा है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान एशिया में सबसे बड़ा पक्षियों का प्रजनन केंद्र माना जाता है। इसमें लगभग 113 प्रजातियों के तो विदेशी पक्षी और 392 प्रजातियों के भारतीय स्थानीय पक्षियों को देखा जा सकता है। देखो है तो छोटा, है तो कितना 29 वर्ग किलोमीटर, लेकिन साथियों 113 विदेशी पक्षी कितने होते हैं? 113 विदेशी नहीं, मतलब विदेशी प्रजातियों के। पक्षियों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन विदेशी प्रजातियों के 113 और 392 प्रजातियों के, यहाँ पर 392 अलग अलग प्रजातियों के पक्षी भारतीय मूल के देखे जा सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पक्षी जिसको सफ़ेद सारस या साइबेरियन सारस या साइबेरियन क्रेन के नाम से भी जानते हैं साथियों, यहाँ सर्दियों में निवास करते हैं।
तो प्रश्न आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि कौन से राष्ट्रीय उद्यान में सफेद सारस या साइबेरियन क्रेन निवास करते हैं? तो केवलादेव में करते हैं। कब करते हैं? सर्दियों के मौसम में। सर्दी में यहाँ भ्रमण करना अधिक उपयुक्त माना जाता है क्योंकि सर्वाधिक पक्षी सर्दियों में ही आपको इस राष्ट्रीय उद्यान में देखने को मिलेंगे। यह राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। स्टार कर लेना इस पे। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है राजस्थान का साथियों? रणथंभौर तो आपके पहला है, लेकिन दूसरा कौन सा है? आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर में है, ये राज्य का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। यह भरतपुर में गंभीरी व बाणगंगा नदियों के संगम पर स्थित है, जबकि रणथंभौर में हमने क्या पढ़ा था कि इसके दक्षिण में तो आपके जो नदी है चंबल वो है, और जो उत्तर में जो नदी है वो है बनास। ये कौन से में थी? रणथंभौर में। लेकिन आपके केवलादेव में साथियों गंभीरी और बाणगंगा नदियों के संगम पर ये स्थित है। 1956 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त हुआ था, जबकि रणथंभौर को कब हुआ था? 1955 में हुआ था साथियों। 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया था, जबकि रणथंभौर को कब किया था? 1 नवंबर 1980 को। और 1973 को रणथंभौर को टाइगर रिजर्व घोषित किया था। यूनेस्को द्वारा 1985 में इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है इस राष्ट्रीय उद्यान का कि यूनेस्को द्वारा 1985 में किसको विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया? तो किसको किया था? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को किया था साथियों। कब किया था? 1985 में किया था। केवलादेव कहाँ है? भरतपुर में है। यह राष्ट्रीय उद्यान नम भूमि क्षेत्रों में भी शामिल है। देखो राजस्थान में सिर्फ 2 ही नम भूमि क्षेत्र है। एक तो आपके केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो है साथियों ये नम भूमि क्षेत्रों में आ जाता है, और एक आपके जो सांबर झील है साथियों, सांबर झील जो कि जयपुर में पड़ती है, ये भी आपके नम भूमि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाती है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? पहली चीज तो कि केवलादेव कहाँ पर है? भरतपुर में है। क्षेत्रफल कितना है? 29 वर्ग किलोमीटर। एशिया का सबसे बड़ा प्रजनन केंद्र है पक्षियों का। विदेशी प्रजातियों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? पक्षियों की 113, और भारतीयों की 392 पाई जाती है। सफेद सारस यहाँ पर निवास करते हैं। सर्दियों में सर्वाधिक आपका मनोरंजक दर्शक यहाँ पर हो सकता है। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का। कौन सी नदियों के संगम पर है? तो गंभीरी और बाणगंगा के। कब अभ्यारण्य कब बना? 1956 में। उद्यान कब बना? 1981 में। यूनेस्को ने कब इसे विश्व प्राकृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया? 1985 में। या और ये नम भूमि क्षेत्र भी है साथियों। क्लियर है सभी के ये? तो चलिए अब तीसरे प्रकार पे बढ़ते हैं। आपके तीसरा राष्ट्रीय उद्यान आता है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जो कि कोटा में है। कहाँ पर है? कोटा में है। इसको घोषित राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है साथियों। देखो पूर्व में इसे दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता था, किंतु इसे अब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है। यह आपको अच्छी तरह से याद रखना है कि भाई जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये कोटा झालावाड़ में है। सिर्फ कोटा ही कोटा लिख रखा है, हालांकि इसका क्षेत्र झालावाड़ में भी है। तो देखिएगा पहले इसको सिर्फ दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसको किस नाम से जानते हैं? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इसको जानते हैं। यह कोटा जिले में 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 200 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, जो कि झालावाड़ का भी इसका भाग आ जाता है। 9 अप्रैल 2013 को इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। तो देखो भाई टाइगर रिजर्व एक तो राष्ट्रीय वो कौन सा था? आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान था। एक और आपके कौन सा हुआ फिर? जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है ये भी टाइगर रिजर्व में आ गया। मतलब बाघों का संरक्षण यहाँ पर भी किया जाता है, यहाँ पर भी बाघ पाए जाते हैं। यह गागरोनी या हीरामन तोतों के लिए प्रसिद्ध है साथियों। गागरोनी तोते जो कि झालावाड़ जिले में पाए जाते हैं, गागरोन के आसपास का जो इलाका है वहाँ पर। देखिएगा जो हीरामन तोता भी इनको कहा जाता है, गागरोनी तोता भी इनको कहा जाता है साथियों। तो ये कौन से अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? ये कौन से राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कोटा में पाए जाते हैं, जो कि क्षेत्रफल में झालावाड़ में भी आ जाता है साथियों। मुकुंदरा हिल्स की पर्वत श्रृंखलाओं में आदि मानव के द्वारा बनाए गए शैल चित्र भी मिले हैं कि यहाँ पर जो मुकुंदरा हिल्स की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं
साथियों जो मतलब वहाँ के पहाड़ है उनमें आदि मानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए हैं वो भी आज भी आप देख सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या याद रखना है, पहली चीज तो आपको ये याद रखना है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान का है, कोटा में है। कोटा के साथ झालावाड़ भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। इसको घोषित राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। पहले इसको किस नाम से जानते थे, दर्रा अभ्यारण्य के नाम से जानते थे, लेकिन अब इसे क्या कर दिया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया। क्षेत्रफल कितना है, तो क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है साथियों। टाइगर रिजर्व कब घोषित किया गया, 9 अप्रैल 2013 को किया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ घाघरोनी तोते पाए जाते हैं जो कि बोलते भी हैं, और यहाँ पर आदि मानव के द्वारा जो शैल चित्र बनाए गए हैं वो भी मुकुंदरा हिल्स की पर्वत श्रृंखलाओं में मिले हैं। तो यहाँ पर ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य। साथियों ये कोई राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि ये अभ्यारण्य है, लेकिन ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है। क्या है, ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है। तो ये सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है साथियों, ये अलवर में है। कौन सा जिले में है, अलवर जिले में है। अभी ये चौथा पढ़ रहा है ना, कौन कौन सा पढ़ा अपन ने, एक तो अपने रणथंभौर पढ़ा जो कि कहाँ पर है साथियों, सवाई माधोपुर में है, ठीक है। उसके बाद आपने केवलादेव पढ़ा जो कि कहाँ पर आपके भरतपुर में है। उसके बाद आपने मुकुंदरा हिल्स पढ़ा जो कि कोटा झालावाड़ में है। और अब हम पढ़ रहे हैं सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि कहाँ पर है साथियों, आपके अलवर में है। ये एक टाइगर प्रोजेक्ट है, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है बल्कि ये एक अभ्यारण्य है। साथियों ये अलवर से 35 किलोमीटर दूर स्थित है। राज्य सरकार ने इसे 1955 में विधिवत वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया था। जो यहाँ पर आपके सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य है, इसको अभ्यारण्य घोषित सरकार के द्वारा कब किया गया था, याद रखना सभी, 1955 में सरकार के द्वारा इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। 1990 में इसे राष्ट्रीय उद्यान के स्तर का दर्जा दिया गया तथा यहाँ केंद्र सरकार द्वारा बाघ परियोजना या टाइगर प्रोजेक्ट शुरू किया गया। देखो ये राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया, क्या लिख रखा है मैंने, राष्ट्रीय उद्यान के स्तर का, मतलब उसके समान माना गया। और यहाँ पर भी टाइगर रिजर्व की शुरुआत की गई, बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। बाघों का संरक्षण यहाँ पर सरिस्का में किया गया जो कहाँ है, अलवर में है। कब किया गया, 1990 में, जबकि इसे अभ्यारण्य कब घोषित किया था, 1955 में। यह अभ्यारण्य राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र है। यह 492 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, क्योंकि देखो 1990 में ही इसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी गई थी, जबकि मुकुंदरा हिल्स में कब की गई थी साथियों, 2013 में की गई थी। तो बहुत अंतर आ गया इनमें। तो अतः यहाँ पर देखिएगा रणथंभौर पहला बाघ परियोजना वाला क्षेत्र है। टाइगर रिजर्व वाला पहला क्षेत्र कौन सा है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा कौन सा है, सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य अलवर। ये आपके दूसरा बाघ परियोजना का क्षेत्र है और इसका क्षेत्रफल 492 वर्ग किलोमीटर है साथियों। क्या क्या याद रखना है मैं आपको बता दूं। पहली चीज तो ये है कि सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य का है, अलवर में है साथियों। इसे अभ्यारण्य कब बनाया गया, 1955 में बनाया गया। इसे में टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत कब की गई, तो 1990 में की गई। और इसका आपको ये भी याद रखना है कि राजस्थान का दूसरा बाघ परियोजना क्षेत्र कहाँ है, तो सरिस्का में ही है साथियों। और इसका क्षेत्रफल कितना है, 492 वर्ग किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं राष्ट्रीय मरु उद्यान पर। नाम तो इसका राष्ट्रीय मरु उद्यान है साथियों, लेकिन ये एक अभ्यारण्य है। हालांकि इसको राष्ट्रीय उद्यान करने की घोषणा की गई थी लेकिन घोषित नहीं किया गया। यहाँ पर सिर्फ एक अधिसूचना जारी की थी कि भाई हम इसको करने वाले हैं, लेकिन किया नहीं गया। तो देखो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है। कौन कौन से जिले में स्थित है, जैसलमेर और बाड़मेर जिले में राष्ट्रीय मरु उद्यान स्थित है। वर्ष 1981 में जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान नेशनल डेजर्ट पार्क की स्थापना की गई थी। इसका नाम ही क्या है, राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय मरु उद्यान नाम है साथियों। नेशनल डेजर्ट पार्क भी आप इसको कह सकते हो। कब की गई थी इसकी स्थापना, 1981 में की गई थी। और यह राजस्थान के कौन कौन से जिलों में पाया जाता है, तो जैसलमेर और बाड़मेर जिलों में इसका विस्तार है। किसका, राष्ट्रीय मरु उद्यान का। इसका प्रमुख उद्देश्य इस क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति एवं करोड़ों वर्षों से भूमि के गर्भ में दबे जीवाश्मों को संरक्षण प्रदान करना है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर जो आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान है साथियों, यहाँ पर करोड़ों वर्ष पूर्व के
करोड़ों वर्ष, समझिए अब कितना समय हो चुका है। भूमि के गर्भ में दबे जो जीवाश्म मिले हैं यहाँ पर, उनके संरक्षण के लिए इसकी स्थापना की गई। वहाँ की जो प्राकृतिक वनस्पति है उसके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय मरु उद्यान की स्थापना की गई। यह अभ्यारण्य आकलवुड फॉसिल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहाँ पर है? आपके राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में स्थित है साथियों। इसका देखो, अतः मैंने लिख रखा है, अतः इसे जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क भी कहा जाता है। तो आपके डायरेक्टली प्रश्न क्या बन सकता है कि किसको जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क कहते हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जो कि जैसलमेर और बाड़मेर जिले में स्थित है, इसको ही जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसका विस्तार 3162 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है साथियों। कितना बड़ा है? और तो 200, 300, 400, 500 यहाँ तक ही वर्ग किलोमीटर में होते हैं, लेकिन आपके जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ये 3162 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र, कितना बड़ा क्षेत्र होता है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। तो 3, 4 क्या 5, 7 चीज़ें आपको इसमें याद रखना है। पहली चीज तो क्या कि राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर राजस्थान का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। राष्ट्रीय मरु उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? तो 3162 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। किस अभ्यारण्य को जीवाश्म उद्यान या फॉसिल पार्क भी कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है साथियों। फिर इसके बाद में इसकी स्थापना कब की गई? 1981 में इसकी स्थापना की गई। कहाँ पर? जैसलमेर और बाड़मेर जिले में इसका विस्तार है नेशनल डेजर्ट पार्क का। तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर होना ही चाहिए साथियों। देखिए अब इसके बाद में हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्यों की। साथियों वन्य जीव अभ्यारण्य में आपको ये याद रखना है कि कौन सा वन्य जीव कहाँ पर कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है और इसकी स्थापना कब की गई थी और इसमें क्या प्रसिद्ध है। ज़्यादा चीज़ें आपको वन्य जीव अभ्यारण्यों में याद नहीं रखनी है। लगभग आपके 40 से 50 प्रश्न इस टॉपिक से मैं कल लेकर आ रहा हूँ। कितने? 40 से 50 प्रश्न साथियों। तो वन्य जीव अभ्यारण्यों में सबसे पहले हम देखेंगे नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जो कि जयपुर जिले में है और इसको 1982 में अभ्यारण्य बनाया गया था। यह 50 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। कितने से में? 50 किलोमीटर के क्षेत्र में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में है। अभ्यारण्य कब बना? 1982 में। सिर्फ यही चीज़ें आपको याद रखनी है। पहली चीज़ क्या कि प्रश्न पूछा नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? तो जयपुर में है भाई। स्थापना कब की गई? 1982 में। भले ही आप ये तीसरी लाइन याद नहीं रखो, लेकिन आपको स्थापना और कहाँ स्थित है ये जरूर याद रखना है। नेक्स्ट दूसरे नंबर पे है जमवारामगढ़ अभ्यारण्य। तो आपके जमवारामगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? जयपुर में है साथियों। इसको भी ये भी कहाँ पर है? जयपुर में ही है और इसको 1982 में अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह 360 किलोमीटर के वन क्षेत्र में फैला हुआ है। तो हमने दो अभी अभ्यारण्य पढ़े, एक तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जो जयपुर में 1982 में ये बना था। जमवारामगढ़ भी जयपुर में है, ये भी कब बनाया था? 1982 में ही बना था साथियों। इसका क्षेत्रफल ज़्यादा है। नेक्स्ट तीसरे नंबर पे अगर हम बात करें तो ताल छापर कृष्ण मृग अभ्यारण्य जो कि चूरू में है। कौन से जिले में? चूरू जिले में है। 820 हेक्टेयर में फैला हुआ है, ज़्यादा बड़ा है नहीं। यहाँ सिर्फ काले हिरण ही मिलते हैं जो कि 500 के झुंड तक होते हैं। सोचो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये ताल छापर चूरू का। कृष्ण मृग काले मृग दोनों एक ही है। मृग मतलब होता है साथियों हिरण। तो काले हिरणों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? ताल छापर अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। कब कहाँ पर है ये स्थित? तो ये राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। यहाँ पर आप 5500 के झुंड में आप काले हिरणों को देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे चौथे नंबर पे जयसमंद अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में है। नेक्स्ट बात करेंगे सीता माता अभ्यारण्य जो कि आपके प्रतापगढ़ जिले में है। यह उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। एकमात्र अभ्यारण्य जहाँ पर उड़न गिलहरियाँ पाई जाती है, कौन सा है? सीता माता अभ्यारण्य। साथियों सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। और यहाँ की खास बात क्या है कि यहाँ उड़ने वाली गिलहरियाँ पाई जाती है। ये तो गिलहरियाँ उड़ती थोड़ी है, वो तो पैरों पे चढ़ती रहती है, इधर उधर टेलती रहती है, बाकी उड़ती नहीं है। लेकिन उड़ती कौन सी है? सीता माता अभ्यारण्य वाली गिलहरियाँ क्या करती है साथियों? उड़ती है। अतः इनको क्या कहते हैं? उड़न गिलहरी। कहाँ की प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ की। नेक्स्ट बात करेंगे छठे नंबर पे तो बस्सी अभ्यारण्य जो कि आपके चित्तौड़गढ़ जिले में है। यह 153 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और 1988 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया था। साथियों प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि बस्सी अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो आपका सीधा सा उत्तर होगा चित्तौड़गढ़ में स्थित है।
कब इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया? तो 1988 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट अगर हम बात करें 7वें नंबर पे, तो फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य जो कि उदयपुर जिले में है, 511 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में साथियों ये फैला हुआ है। कहाँ पर है? फुलवाड़ी की नाल, क्या नाम है? फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य साथियों ये उदयपुर में है। कहाँ पर है? उदयपुर में। राजस्थान में जो आपके दक्षिणी भाग है यहाँ पर यह आपके उदयपुर जिला स्थित है और यहीं पर फुलवाड़ी की नाल अभ्यारण्य स्थित है साथियों। 8वें नंबर पे बात करें तो बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य, बेसरोडगढ़ कहाँ पाया जाता है साथियों? चित्तौड़गढ़ में। यह 1983 में इसे वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और इसका क्षेत्रफल है 229 वर्ग किलोमीटर। कितना है साथियों इसका क्षेत्रफल? 229 वर्ग किलोमीटर बेसरोडगढ़ अभ्यारण्य का क्षेत्रफल है, जो कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है और 1983 में इसे अभ्यारण्य घोषित किया गया। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो चीजें मैं आपको ये बता रहा हूं ये पूर्णतः एनसीईआरटी के फैक्ट पर आधारित है। हो सकता है आपको गूगल कई बार गलत जवाब दे दे, किताबों में अलग अलग आंसर मिले, लेकिन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है साथियों, ओरिजिनल फैक्ट है। अगर आपको कोई शंका या आती है या फिर आपको कोई डाउट आता है तो आप नीचे हमें कमेंट कर सकते हो कि सर हमने वहाँ तो ये पढ़ा था, ठीक है। आपको डाउट जो है आपका उसको दूर कर दिया जाएगा साथियों। नेक्स्ट 9वें नंबर पे आते हैं, तो 9वें नंबर पे सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के उदयपुर जिले में ही है। 1987 में ही इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? सज्जनगढ़ अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया? 1987 में और यह 519 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देखिए मैंने टेलीग्राम जो है स्टडी विद पीएन लोधा के नाम से साथियों, उसमें 7 पीडीएफ मैंने राजस्थान जीके की डाल दी है और बाकी की पीडीएफ भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, नो टेंशन रहना। बिल्कुल याद रखिएगा, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य कहाँ है? उदयपुर में है। कब स्थापना की गई? 1987 में। क्षेत्रफल कितना है? तो 519 वर्ग किलोमीटर। 10वें नंबर पे आते हैं, जवाहर सागर वन्य विहार साथियों राजस्थान के कोटा में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के कोटा जिले में ये स्थित है। आपको इतना ही इसमें याद रखना है। 11वें नंबर पे है शेरगढ़ अभ्यारण्य जो कि राजस्थान के 12 जिले में स्थित है। सर्वाधिक बाघों के लिए विख्यात है। 1983 में इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और 99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है साथियों। एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा में बाघ पाए जाते थे, लेकिन अब वर्तमान में लगभग विलुप्त हो चुके हैं यहाँ के बाघ, लेकिन फिर भी पहले ज्यादा बाघ पाए जाते थे, इसलिए सर्वाधिक बाघों के लिए ये विख्यात है। शेरगढ़ अभ्यारण्य 12, 1983 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया और यह 99 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। नेक्स्ट 12वें नंबर पे बात करें तो टाटगढ़ रावली अभ्यारण्य जो कि उदयपुर, पाली और अजमेर 3 जिलों में फैला हुआ है साथियों। 1983 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था और इसका क्षेत्रफल है 512 वर्ग किलोमीटर। कुछ याद हो मत हो, लेकिन ये जरूर याद कर लेना कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं। क्लियर है ये चीज सभी के? क्या याद रखना है कि कौन सा अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, इस चीज को गलती से भी मत भूल जाना साथियों। टाटगढ़ रावली के बारे में हमने देख लिया कि भाई 1983 में इस अभ्यारण्य बनाया और उदयपुर, पाली, अजमेर में स्थित है और क्षेत्रफल 512 वर्ग किलोमीटर है इसका। नेक्स्ट 13वें नंबर पे आते हैं, तो चंबल अभ्यारण्य साथियों कोटा, बूंदी, धौलपुर, सवाई माधोपुर, करौली इन जिलों में ये चंबल अभ्यारण्य फैला हुआ है। 280 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में क्या और भी अधिक इसका क्षेत्रफल है, मुख्य रूप से 280 वर्ग किलोमीटर ही माना जाता है साथियों। 1983 में इसे चंबल अभ्यारण्य को अभ्यारण्य का घोषित का दर्जा दिया गया था और मगरमच्छ व घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। तो यहाँ से जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है वो है कि कौन सा अभ्यारण्य मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। तो आपके जो चंबल अभ्यारण्य मुख्य रूप से कोटा जिला में इसका नाम आता है साथियों। यही आपके मगरमच्छ व घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। किसके लिए? मगरमच्छ व घड़ियाल के लिए चंबल अभ्यारण्य कोटा। नेक्स्ट बात करेंगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य साथियों। रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपके बूंदी जिले में है। इसको अभ्यारण्य का दर्जा 1982 में मिला था और यह 307 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। कितने? 307 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में। कहाँ है? बूंदी में है। कौन सा अभ्यारण्य? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। कब इसको अभ्यारण्य का दर्जा मिला? 1982 में। नेक्स्ट बात करेंगे आपके बंद बारेट अभ्यारण्य की
साथियों बंद-बारेटा अभ्यारण्य आपके भरतपुर में स्थित है, भरतपुर जिले में स्थित है और इसका क्षेत्रफल है 193 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 193 वर्ग किलोमीटर। भले क्षेत्रफल याद मत रखना, लेकिन ये जरूर याद रख लेना कि बंद-बारेटा अभ्यारण्य कहाँ पर है? भरतपुर में स्थित है। कौन से जिले में स्थित है बंद-बारेटा? भरतपुर में स्थित है साथियों। नेक्स्ट 16वें नंबर पे आते हैं, तो 16वें नंबर पे सवाई मानसिंह अभ्यारण्य। साथियों सवाई मानसिंह अभ्यारण्य सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और यह 113 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है और 1984 में इसे अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। तो सवाई मानसिंह से सवाई माधोपुर याद रख लेना, ठीक है। नेक्स्ट 17वां नंबर केला देवी अभ्यारण्य। केला देवी को तो आप सभी अच्छी तरह से नाम सुना होगा, सामने आप हो सकता है कई सारे हमारे जो साथी है केला देवी का दर्शन भी कर लिया होगा। साथियों केला देवी कहाँ है? करौली में। तो केला देवी अभ्यारण्य भी कहाँ है? करौली में ही है। 376 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और 1983 में ही इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया था। क्या याद रखना है मोस्ट रूप से? केला देवी अभ्यारण्य आपके करौली जिले में है। कहाँ पर स्थित है? करौली जिले में स्थित है साथियों। नेक्स्ट 18वें नंबर पे बात करें तो रामसागर वन विहार अभ्यारण्य जो कि धौलपुर में स्थित है। झील के किनारे स्थित होने के कारण जल के पास रहने वाले जीव भी यहाँ दिखाई देते हैं। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और यह 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में ही फैला हुआ है, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है। कौन सा? रामसागर वन विहार अभ्यारण्य कहाँ है? धौलपुर में है साथियों। कब बना? 1955 में इसको अभ्यारण्य बनाया गया था। वापिस याद रखना रामसागर, रामसागर ही याद रख लेना, रामसागर धौलपुर। नेक्स्ट 19वें नंबर पे बात करें तो आबू पर्वत अभ्यारण्य। आबू कहाँ पर है साथियों? माउंट आबू आपके सिरोही जिले में स्थित है। अतः सिरोही का जो माउंट आबू वाला क्षेत्र है वही आबू पर्वत अभ्यारण्य कहलाता है। 112 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और यह जंगली मुर्गे के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर अत्यधिक मात्रा में आपको जंगली मुर्गे आप देख सकते हो। तो एक प्रश्न डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो माउंट आबू पर्वत अभ्यारण्य या आबू पर्वत अभ्यारण्य जो कि सिरोही जिले में स्थित है साथियों, ये जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 20वें नंबर पे आते हैं तो कुंभलगढ़ रणकपुर अभ्यारण्य। साथियों ये उदयपुर, राजसमंद और पाली में फैला हुआ है। इसमें रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर भी है और इसका क्षेत्रफल है 578 वर्ग किलोमीटर। देखो पहली चीज, कुंभलगढ़ रणकपुर अभ्यारण्य कहाँ पर है? उदयपुर, राजसमंद और पाली, तीन जिलों में है साथियों। अब इसमें एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि रणकपुर का प्रसिद्ध जैन मंदिर कौन सा अभ्यारण्य में स्थित है? तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। फिर वो बीच में रणकपुर शब्द को हटा देगा, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य में स्थित है। इस प्रकार से आपको याद रखना है। नेक्स्ट 21वें नंबर पे बात करें तो सुंदा माता भालू अभ्यारण्य जो कि जालोर में है। यहाँ लगभग 300 भालू रहते हैं। यह भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। तो पहली चीज तो क्या याद रखना है? सुंदा माता भालू अभ्यारण्य जालोर में है। कितने लगभग कितने यहाँ पर भालू रहते हैं? तो 300 भालू रहते हैं। एक प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि भालुओं के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो सुंदा माता अभ्यारण्य आपके भालुओं के लिए प्रसिद्ध है साथियों। ये हमने 21 तो अभ्यारण्य पढ़े हैं, ऊपर 2 अभ्यारण्य अलग से पढ़ लिए थे। टोटल अभ्यारण्य हमने 23 पढ़े हैं और 3 हमने राष्ट्रीय उद्यान पढ़े हैं आज के इस वीडियो में। अगर हम बात करें तो नोट करके लिख रखा है मैंने, राजस्थान में 33 आखेट निश्चित क्षेत्र है जो 26,720 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैले हुए हैं साथियों। यहाँ से जो प्रश्न बनता है, डायरेक्टली एक प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में आखेट निश्चित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो साथियों याद रखना राजस्थान के जिले कितने हैं? 33 है। तो यूं नहीं कह रहा हूँ कि प्रत्येक जिले में एक आखेट निश्चित क्षेत्र है, बल्कि मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो राजस्थान में आखेट निश्चित क्षेत्र जो है उनकी संख्या भी कितनी है साथियों? 33 है। अगर इन आखेट निश्चित क्षेत्रों का जो क्षेत्रफल है वो पूछा जाए तो 26,720 वर्ग किलोमीटर इनका क्षेत्र है, जहां पर आप आखेट या शिकार नहीं खेल सकते, किसी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, किसी जीव जंतु को आप नहीं मार सकते, कानूनी अपराध माना जाता है। वहां पर अगर आपने किसी का शिकार कर लिया तो पूर्णतः प्रतिबंध लगा होता है। आगे अगर हम बात करें तो अब हम बात करेंगे राजस्थान में मृगवन की साथियों। मृगवन साथियों राजस्थान के वन्य जीवों के संरक्षण में एक नवीन कदम मृग के लिए मृगवन क्षेत्र निर्धारित किया गया है। देखो मृगवन का मतलब क्या होता है? मृग के लिए वन, मृग मतलब हिरण के लिए वन, मतलब हिरणों को संरक्षण या सुरक्षा प्रदान करने के लिए, लेकिन हिरणों के साथ साथ अन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के लिए भी मृगवन स्थापित किए गए हैं।
तो चलिए अब हम मृगवन के बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान में कौन कौन से मृगवन हैं। तो देखो, पहला आता है आपके, पहली चीज़ तो ये राजस्थान में मृगवनों की संख्या कितनी है। तो डायरेक्टली अगर प्रश्न पूछ ली जाए कि राजस्थान में मृगवनों की संख्या कितनी है, साथियों राजस्थान में मृगवनों की संख्या है 7। कितनी है? 7 है। उन 7 मृगवनों को हम देख लेते हैं। पहला आता है आपके अशोक विहार मृगवन, जो कि जयपुर शहर के अशोक विहार के बीच स्थित है। 12 हेक्टेयर की जमीन में लगभग ये स्थित है और 1986 में अशोक विहार मृगवन की स्थापना की गई थी। तो डायरेक्टली यही पूछा जाएगा, अशोक विहार मृगवन कहाँ स्थित है? जयपुर में स्थित है। राजस्थान में मृगवनों की संख्या कितनी है? 7 है। 2 प्रश्न तो ये बन गए। दूसरा है माचिया सफारी पार्क। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, मचिया नहीं है, ये माचिया है, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। यह जोधपुर के कायलाना झील के पास है। 1985 में शुरू किया गया और इसका क्षेत्रफल लगभग 600 हेक्टेयर है। तो देखो, माचिया सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में है। और साथियों आपके जो पहला अशोक विहार है ये आपके जयपुर में, अशोक विहार तो जयपुर में, माचिया सफारी जोधपुर में। मतलब नेक्स्ट तीसरा देखते हैं। तो तीसरा है आपके चित्तौड़गढ़ मृगवन। अब चित्तौड़गढ़ मृगवन पूछा गया है तो कहाँ होगा? चित्तौड़गढ़ में ही होगा। तो ये तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के दक्षिणी किनारे पर यह स्थित है। इसमें चिंकारा, काले हिरण, चीतल और नीलगाय आप आसानी से देख सकते हो। चौथे नंबर पर आते हैं तो पुष्कर। पुष्कर कहाँ पर पड़ता है? अजमेर में। पुष्कर मृगवन फिर कहाँ पर हुआ साथियों? अजमेर में है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। चीतल और चिंकारा इसमें प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। 5वें नंबर पे बात करें तो संजय उद्यान मृगवन, जो कि शाहपुरा जयपुर में है। 1986 में इसकी स्थापना की गई थी। नीलगाय, चीतल और चिंकारा इसमें मुख्य रूप से देखे जा सकते हैं। यह लगभग 10 हेक्टेयर में फैला हुआ है। तो 2 मृगवन हो गए। एक तो अशोक विहार। अशोक और संजय कहाँ के रहने वाले थे? जयपुर के रहने वाले थे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो। अशोक विहार मृगवन और संजय उद्यान मृगवन दोनों ही जयपुर में हैं। ये नेक्स्ट 6 पे आते हैं तो सज्जनगढ़ मृगवन। साथियों सज्जनगढ़ उदयपुर के सज्जनगढ़ दुर्ग के पहाड़ी क्षेत्र में ये विस्तृत है। इसमें चीतल और सांबर मुख्य रूप से देख सकते हैं और 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। सज्जनगढ़ कहाँ पर है? सज्जन व्यक्ति उदयपुर में रहते हैं। अशोक और उसके अलावा भी हमने कौन सा देखा था? अशोक और संजय, ये आपके जयपुर में रहते हैं। सज्जन व्यक्ति उदयपुर में रहते हैं। अमृता देवी मृगवन। साथियों अमृता देवी आपके जोधपुर में। अमृता देवी का किस्सा सभी ने सुन रखा होगा। खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए इन्होंने लगभग 363 लोगों के सहित अपना बलिदान दे दिया था। काला हिरण, चिंकारा और मरु लोमड़ी यहाँ पर आसानी से देखने को मिल जाती है। अमृता देवी मृगवन का है जोधपुर में। तो एक बार सभी को हम रिपीट कर लेते हैं मृगवनों को। देखिएगा, हमने 7 मृगवन पढ़े हैं। पहला हमने कौन सा पढ़ा था? अशोक। अशोक और संजय कहाँ रहते हैं साथियों? जयपुर में। माचिया सफारी कहाँ है? जोधपुर में। माचिया सफारी याद रख लेना। अशोक और संजय तो रहते हैं जयपुर में। माचिया सफारी रहे। माचिया की सफारी कहाँ की जाती है? जोधपुर में की जाती है। चित्तौड़गढ़ से तो चित्तौड़गढ़ क्लियर हो ही जाएगा। पुष्कर से अजमेर क्लियर हो ही जाएगा। फिर इसके बाद में संजय और अशोक तो जयपुर में रहते ही है। इसके बाद में सज्जन व्यक्ति उदयपुर में रहते हैं। और फिर आपके जो लास्ट वाला है साथियों अमृता देवी का तो नाम ही याद है कि भाई जोधपुर की निवासी थी। तो इस प्रकार से ये आपको मृगवनों का स्थान भी याद हो गया होगा। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अब देखिए, इसके लगभग 40 से 50 प्रश्न आपके लिए कल लेकर आ रहा हूँ। इस वीडियो को अच्छी तरह से देखना। 50 प्रश्न लाया तो किसी के भी 45 से कम सही नहीं होना चाहिए, किसी के भी, ठीक है? कम से कम 45। और अगर मैं 40 प्रश्न लाया तो 35 प्रश्न से कम किसी के भी सही नहीं होना चाहिए, 35 होना ही चाहिए साथियों। तो तैयार हो जाइए, कल बेहतरीन टेस्ट आएगा आपके राजस्थान जीके का। मिलते हैं अब अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।